So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the further questions of professional ethics. राइट तो हमने इसके पहले 4 वीडियो इशू कर चुके हैं प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, आधी घंटे के वीडियोस है वो, ठीक है। अब हम जो है फर्दर क्वेश्चन करेंगे। आखिर के 60 क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको 2 वीडियो में इशू करके ख़त्म करूँ, ठीक है। अगर अपन 1 से 2 मिनट हर एक क्वेश्चन को देते हैं तो फिर भी घंटा भर लगेगा, ठीक है, और घंटे भर से ज़्यादा ही लगेगा। तो ऐसे केस में मैं ट्राई करूँगा कि फटाफट इसको मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीटेड होंगे तो वो नहीं करे जाएंगे, ये उम्मीद करते हुए कि वो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, इन द सेंस कि आप पहले वो वीडियो देख चुके हो। इसके पिछले वीडियो में ये कवर होगा, इसलिए इस वीडियो में इसको हम जो है नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल के कोई से भी वीडियोस अगर आप देख रहे हो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं क्या, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वॉज अपॉइंटेड बाय रियल्टी लिमिटेड टू रिप्रेजेंट इट्स केस, कि हमारा केस आप GST अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करो अंडर अ ड्यूली एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग उसने सबमिट करे सर्टन स्टेटमेंट जो ओरल थे और रिटर्न भी थे, बाद में वो फॉल्स निकल गए, वो मिसलीडिंग निकल गए, ठीक है। तो पहले आप क्लॉज 5 और क्लॉज 6 लिखोगे कि CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not disclose the material fact known to him, and non-disclosure of material fact in financial statement, and disclosure is necessary to make the financial statement not misleading। और क्लॉज 6 क्या लिखोगे, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to report material misstatement known to him and which appear in the financial statement and he is concerned with which he is concerned in a professional capacity। तो भाई क्लॉज 5 और क्लॉज 6 आपने बताया। फिर आप ये बताना कि GST ये वो रिप्रेजेंटेटिव था कंपनी का, कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर रहा था। तो ऐसे केस में जो इनवैलिड या इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबमिट हुए हैं वो बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट थे, और जो स्टेटमेंट है वो एज़ पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट था, उससे स्टेटमेंट बने, देन उसके बाद जो है वो गए हैं। जैसे किधर लिखा हुआ है कि डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। जो स्टेटमेंट बने हैं, ये जो आप बोल रहे हो कि स्टेटमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है, वो एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट है। और जो डेटा है, मतलब कि ले देखिए ये समझ में आ रहा है कि जो इनकरेक्ट फैक्ट एंड मिसलीडिंग डेटा के ऊपर जो है ये बना है स्टेटमेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिर्फ उसको सबमिट करा है, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर गिल्टी नहीं है वो। अगला क्वेश्चन, लीलिया चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर एंड सर्टिफाई। ओके, प्रिपेयर एंड सर्टिफाई, साइन और सर्टिफाई, ठीक है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिस क्लाइंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिस क्लाइंट अमेजन लिमिटेड, अमेजन लिमिटेड ने फॉरवर्ड करा उसके बैंक में टू सिक्योर सम लोन एंड ऑन दैट बेसिस, ठीक है, सैंक्शन द लोन, राइट। तो ये अपन ने क्या देखा, ये अपन ने ये देखा है कि भाई ये क्लॉज 6 में एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग के ऊपर क्वेश्चन था। एस्टिमेट ऑफ अर्निंग के ऊपर क्लॉज है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ यू परमिट, अगर वो अपना नाम या फर्म का नाम परमिट करता है, ठीक है, इफ़ यू परमिट हिज नेम और फर्म नेम टू बी यूज इन कनेक्शन ऑफ अर्निंग, ठीक है। वो नाम यूज़ कर रहा है इन कनेक्शन ऑफ अर्निंग, ठीक है, टू बी यूज इन कनेक्शन विथ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, ठीक है। वो अपना नाम यूज़ करवा रहा है इन कनेक्शन विथ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, कि अर्निंग के कुछ एस्टिमेशन है और उसमें वो अपना नाम यूज़ करवा रहा है। वो अर्निंग के एस्टिमेशन जो कंटिंजेंट है ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, और वो इस तरीके से अपने नाम को जो है कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है, दैट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी। मतलब अ पर्सन अपना नाम या फर्म का नाम यूज़ करवा रहा है इन कनेक्शन ऑफ अर्निंग, इन कनेक्शन विथ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, इन सच अ मैनर, इन कनेक्शन विथ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, ठीक है, जो कंटिंजेंट है ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, और इन सच अ मैनर वो नाम यूज़ करवा रहा है दैट इट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द फ्यूचर एक्यूरेसी।
फिर फर्दर हमने ये समझा है कि एज़ पर SAE 3400, ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है, अगर ऑडिटर को जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, क्योंकि भाई प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग होता है ना। तो अगर लोन के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, क्योंकि आपने प्रोजेक्शंस किए ना, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एजम्पशंस, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, अजम्पशंस क्या है आपके पास, ठीक है, और फोरकास्ट। देखो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्या फोरकास्ट किया एंड अजम्पशंस मेड इन अराइविंग दिस फोरकास्ट। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक बेसिस ऑफ फोरकास्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट है, ठीक है, फोरकास्ट का बेसिस क्या है। तो ये 4 एलिमेंट आपको बताने हैं कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, एजम्पशंस जो आपने यूज़ करे हैं, और आपको लिखना पड़ेगा कि ही डजंट वाउच द एक्यूरेसी, लिखना पड़ेगा कि CA डज नॉट वाउच द एक्यूरेसी। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको जो है बैंक लोन में भी बतानी थी, पर आपने बैंक लोन में बताया नहीं, ठीक है, और लोन सैंक्शन हो गया, तो वैसे तो ये मिसकंडक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन। चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज एन ऑडिटर ऑफ A लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 10 लाख अपेयर हो रहा था, ठीक है, एंड वॉज द सेम अमाउंट अपेयर इन द लास्ट ईयर। लेटर ऑन पता चला कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो 25,000 ही है। तब जब 25,000 निकले तो फिर ऑडिटर ने करा क्या, जब 2 साल से 10-10 लाख है, पता चला लेटर ऑन कंपनी इन्वेस्टमेंट 25,000 के हो, ये सब पता चला कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेटेड करके दिखाया गया, क्योंकि बैंक लोन ज़्यादा लेना था, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग हायर अमाउंट ऑफ बैंक लोन। तो ये तो ऑडिटर ने फिर चेक ही क्या किया, 2 साल से ऑडिटर है और 2 साल से 10-10 लाख दिख रहा है, ऑडिटर ने चेक ही नहीं करा, क्योंकि बाद में जब पता चला तो ऐसा चला कि 25,000 है। तो ऐसे केस में 278 एविडेंस गैदर नहीं करे, ओपिनियन फ्रेम कर दिया, और ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्लॉज 2, क्लॉज 7, क्लॉज 8 लग जाएगा, और ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है। चलो, Mr. Parekh, a chartered accountant, was invited under by the Chamber of Commerce to present a paper, in a symposium on the issues of Indian leather industry, और during the course of presentation उसने शेयर करी कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में। भाई ऐसा है कि क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपका क्लाइंट लेदर इंडस्ट्री का है, आप लेदर इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ है जो लेदर इंडस्ट्री फेस कर रही है उसको बताने के लिए आपने क्लाइंट के ही फैक्ट यूज़ कर लिए, और ये बता रहे हो कि नहीं मैं तो ये तो फैक्ट इसलिए बताया है ताकि नेशन को हेल्प हो, ठीक है, टू कम्पीट विद द अदर कंट्रीज़। तो भैया ऐसा नहीं है, नेशन को बचाने का ठेका है तुमने नहीं लिया है, इन द सेंस कि नेशन को बचा रहे हो इस कॉस्ट में कि तुम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, तो भैया ये गलत है। कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ इट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, इफ़ इट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर्ड है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, जो एक्वायर्ड है प्रोफेशनल एंगेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड है, और उसने जो है डिस्क्लोज कर दी इन्फॉर्मेशन जो उसने एक्वायर्ड करी प्रोफेशनल एंगेजमेंट से, और डिस्क्लोज करी टू एनी पर्सन, ठीक है, अदर देन क्लाइंट। देखो प्रोफेशनल एंगेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर करी और आपने डिस्क्लोज करा है क्लाइंट को या किसी दूसरे पर्सन को, अगर लॉ ने बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अदरवाइज देन क्लाइंट या अदरवाइज देन एनी पर्सन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, तो गिल्टी हो आप। तो देखो इधर भी ऐसे ही है कि क्लॉज 1 में कि आप गिल्टी तो हो जाएंगे, ठीक है। CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ इट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशनल असाइनमेंट, ठीक है, टू एनी पर्सन, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पर अदर देन क्लाइंट एंड पर्सन एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, क्योंकि इनको करा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिस्टर मोहन है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने सर्टिफिकेट इशू करा सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन विच डिड नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फैक्चुअल पोजीशन। उसने कुछ सर्टिफिकेट इशू करे जिसमें फैक्चुअल पोजीशन करेक्ट नहीं थी, ठीक है,
It is found that certificate is based on the data prepared. Certificate is based on the data appearing in the minutes of meeting. देखो उसने सर्टिफिकेट इशू करा है, ठीक है. इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फैक्चुअल पोजीशन, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है ना वो सर्टिफिकेट आपको कंजम्पशन का बताना था, रॉ मटेरियल का, ठीक है. कायदे से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए आपको बैलेंस शीट एक बार देखनी चाहिए, पर उसने क्या किया कि करेक्ट फैक्चुअल पोजीशन नहीं बताते हुए, ठीक है, जो मिनट्स थे, मिनट्स के बेसिस पे उसने बना दिया. तो बताओ क्या ये सही है? तो देखो 2 तो लग गया कि इफ़ ही सर्टिफाई और सबमिट इन हिज नेम या फर्म नेम, सर्टिफाई और सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो देखो सर्टिफाई और सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट इंक्लूड्स सर्टिफिकेट. एंड ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट इंक्लूड सर्टिफिकेट, ठीक है. तो अगर आपने सर्टिफिकेट भी बिना एग्जामिन करे सबमिट कर दिए, ठीक है, अनलेस सच एग्जामिनेशन इज डन बाय हिम, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म या अदर सी इन प्रैक्टिस, तो चलेगा. तो इधर तो आपने बिना जो है एग्जामिन करते हुए सबमिट कर दिए, या सर्टिफाई कर दिया. जैसे इसमें 2 भी फंसता है, 7 भी फंसता है और 8 भी फंसता है. चलो अगला क्वेश्चन. 1 सेकेंड. XYZ कंपनी हैज़ अप्लाइड टू अ बैंक फॉर लोन. बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए. बैंक ऑन स्टडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोटिस दैट यू आर द ऑडिटर. बैंक ने रिक्वेस्ट करा, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट यू टू कॉल एट बैंक फॉर अ डिस्कशन के लिए आपको बुलाया. इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन बैंक ने आपसे ओपिनियन मांगा रिगार्डिंग कंपनी एंड ऑल्सो आस्क. देखो ओपिनियन तो मांगा तो ठीक है, मतलब एक तरीके से रिपोर्ट मांगी, ठीक है. एंड ऑल्सो आस्क डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक कंपनी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रही है, बैंक आपको बुला रही है और बैंक आपसे डिटेल मांग रही है, ठीक है, रिगार्डिंग फ्यू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपका ओपिनियन जो भी है वो ये इन्फॉर्मेशन आपके वर्किंग पेपर फाइल में अवेलेबल है. आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? आप सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अदर देन क्लाइंट को तभी सबमिट करते हो अगर इफ़ रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोई सीए की जिम्मेदारी नहीं होती है डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो ऐसे केस में ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. और ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लॉज 1 में ही है, ऐसे 200 भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं. और 200 क्या बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे. इसमें भी और रीट्रेड करा गया है कि ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो भी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन, ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी. मतलब कि आप दूसरों को कर सकते हो अगर अथॉरिटी है तो, ठीक है, अगर अथॉरिटी है तो लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी है तो आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते. चलो. मिस्टर बी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ सेमिनार. उसको इन्वाइट किया गया कि आप सेमिनार में आओ, ठीक है, टू डिलीवर अ सेमिनार जो अटेंडेड बाय प्रोफेशनल एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. अब वन सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने रेस करा पर्टिकुलर इशू, ठीक है, यूनिक टू द इंडस्ट्री. तो ऑडियंस ने कुछ एक इशू रेस करा जो यूनिक था इंडस्ट्री के लिए. बी ने इंथुजियास्टिकली उसको एक्सप्लेन करा, उसने सॉल्व करा, ठीक है. ही एक्चुअली सॉल्व दिस, क्योंकि ये पर्टिकुलर इशू जो है उसने उसके क्लाइंट के लिए भी सॉल्व किया था. तो फॉर हिज क्लाइंट ही एक्चुअली सॉल्व दिस फॉर हिज क्लाइंट एंड फेसिंग द सेम इशू. मतलब कि ही एक्चुअली सॉल्व दिस फॉर हिज क्लाइंट जो फेस कर रहा था सेम इशू विच वर्कड आउट एग्जाम्पल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस. तो उसने एक्चुअल डेटा वो यूज़ करे, ठीक है, जिसमें उसने जो है फुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट ये सब भी करा. तो यार नहीं कर सकते ऐसे 200 भी चिपका देना साथ में. नहीं ये थोड़ी ना करना हमको. कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई है, मिसकंडक्ट है, राइट. एक्स अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू रिटर्न द बुक्स. बुक्स ही रिटर्न नहीं करा उसने. एंड अदर डॉक्यूमेंट डिस्पाइट मैनी रिमाइंडर्स. कंपनी बोल रही है कि बुक्स दे दो, पर दिया ही नहीं. और द कंपनी हैज़ सेटल हिज इंटायर फीस ड्यूज ऑल्सो. और ऐसा नहीं कि चलो अनडिस्प्यूटेड थे तो देखो ये बुक्स रिटर्न नहीं करना, ठीक है, तो इस पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लग जाएगा अदर मिसकंडक्ट में, ठीक है. तो सेक्शन 21 आप बताना. सेक्शन 21 क्या बोलता है कि इफ़ ही फाउंड गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे. ये सेक्शन 21 बोलता है कि अगर मेंबर जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट में फाउंड होता है गिल्टी,
तो उसके ऊपर मिसकंडक्ट, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। अब अदर मिसकंडक्ट भाई रिलेटिंग टू प्रोफेशनल वर्क ही क्यों ना हो, ठीक है, या अदर मिसकंडक्ट रिलेटिंग टू पर्सनल अफेयर्स ही क्यों ना हो, मिसकंडक्ट तो मिसकंडक्ट होगा, वो अदर मिसकंडक्ट के लिए भी वो गिल्टी होगा। तो सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशन, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल he brings disrepute to the profession, right? If he is in the opinion of the council bring dispute to the profession, bring disrepute to the profession whether by action relating to professional work or non professional work, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ मेंबर मे बी फाउंड गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज 2 अंडर द अफोरसेड प्रोविजंस rendering himself unfit to be member if he retain books of account and document and fails to return, ठीक है, विदाउट अ रीजनेबल कॉज, ठीक है। तो ऐसे केस में गिल्टी है। वाईकेएस कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्करेंट ऑडिटर। तो वाईकेएस कंपनी अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। वाईकेएस यूज इन इन्फ्लुएंस, उसने अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करके गेटिंग सम चेक परचेज, पर उसने बाद में पे नहीं कर पाया द लोन, ठीक है। चेक परचेज करना मतलब कि चेक लेना, तो ऐसे केस में जो है ये अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा कि सी ए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल he bring disrepute to the profession, he bring disrepute to the profession whether by the professional work or by actions relating to other work। तो इधर जो है वाईकेएस कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, ये अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड एज अ पेड असिस्टेंट विद चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। अब देखो एम्प्लॉय कैसे करा एज अ पेड असिस्टेंट विद सी ए फर्म, लीव द सर्विसेज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, पेड असिस्टेंट था, सर्विसेज लीव करी, तो लीव द सर्विसेज ऑफ द फर्म डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स फ्रॉम आईसीआई ही फेल टू रिप्लाई रिगार्डिंग द डेट ऑफ लिविंग। मतलब कि ऐसे इतना बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन दो पर इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो देखो हमने पढ़ा है ये कि क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में इधर गिल्टी हो जाएंगे कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी और अगर सप्लाई करी हो और फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है। चलो, मिस्टर जी वाइल अप्लाइंग द फॉर द COP डिड नॉट फिल द कॉलम, ओके, कॉलम में फिल नहीं करे, विथ सॉलिसिट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मांगता है उसके एंगेजमेंट के बारे में इन अदर ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। और जबकि देखा जाए तो ही वॉज इंडीड इन एन इंगेज इन अ बिजनेस, मतलब लोग बिजनेस कर रहे हैं पर इंस्टीट्यूट को बता नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन, तो लग जाएगा क्लॉज 2 पार्ट 3, ठीक है। क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल का लग जाएगा। पार्ट 3 के अंदर आपने देखा हो तो 3 क्लॉजेस है कि आप फेलो नहीं हो फिर भी आप फेलो सी जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। एक ही आ जाता है कि आपने सप्लाई नहीं करी इन्फॉर्मेशन, और आपने जो है टेंडर में या सिक्योरिंग वर्क फ्रॉम अनदर CA या एडवर्टीजमेंट में आप जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और सिक्योर कर रहे हो वर्क, ये सब चीज़ें हैं। अब एक्स एसोसिएट चार्टर्ड CA फर्म इज़ हैविंग रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म के साथ है। अब ICAI रिक्वायर्ड एट ऑल फर्म हैविंग नेटवर्किंग रिलेशनशिप, ICAI बोलता है कि जिसका भी नेटवर्किंग रिलेशनशिप हो, ठीक है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, नीड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे, ठीक है, आप क्लॉज 2 पार्ट 3 और फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे, राइट। मिस्टर C या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होल्ड करता है COP, मिस्टर C चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड COP वाइल इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रिकमेंड अ पर्टिकुलर लॉयर। तो देखो मिस्टर C या चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड अ COP, वो COP होल्ड करता है वाइल इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, COP भी है और एम्प्लॉयमेंट में भी है, ठीक है। रिकमेंड अ पर्टिकुलर लॉयर टू हिज एम्प्लॉयर, सबसे पहले तो COP में भी है और एम्प्लॉयमेंट में भी है, और वो रिकमेंड करता है एक लॉयर को टू हिज एम्प्लॉयर, रिकमेंड करता है पर्टिकुलर लॉयर को, रिकमेंड करता है पर्टिकुलर लॉयर को। तो मिस्टर C चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होल्ड करता है COP वाइल इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, उसने रिकमेंड करा पर्टिकुलर लॉयर को टू हिज एम्प्लॉयर, ठीक है, रिकमेंड करा पर्टिकुलर लॉयर को टू हिज एम्प्लॉयर, और उसके केस में जो लॉयर है आउट ऑफ प्रोफेशनल फीस रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ उसने रेफरल फी C को दी। अब देखो वो एम्प्लॉयमेंट में भी है और CA इन प्रैक्टिस भी कर रहा है, ठीक है। तो इधर उसने जो है एज एन एम्प्लॉय उसने जो है लॉयर को
रिकमेंड करा अपने एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयज़ पे जो लगता है क्लॉज, जो पार्ट लगता है वो पार्ट 2 लगता है फर्स्ट शेड्यूल का, एंड उस पर भी कमीशन के बारे में बात होती है कि क्लॉज 1 जो होता है वो होता है कि आप किसी को पे नहीं कर सकते, और क्लॉज 2 होता है कि आप किसी से रिसीव नहीं कर सकते। तो क्लॉज 2 में तो स्पेसिफिक बोल के रखा है कि CA इन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही एक्सेप्ट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है फीस या प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम लॉयर, अनदर CA इन प्रैक्टिस या ब्रोकर या एजेंट या कस्टमर। तो लॉयर, CA इन प्रैक्टिस, ब्रोकर, एजेंट और कस्टमर, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है बाय एनी फीस, ठीक है, बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, तो वो मिसकंडक्ट है। तो इधर मिसकंडक्ट है। चलो, मिस्टर सी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, employed a senior executive in charge of tax in a company not holding COP, recommend a particular lawyer, okay, and not holding COP, ठीक है। तो उसने एम्प्लॉय करा सीनियर एग्जीक्यूटिव को एंड नॉट होल्डिंग COP, उसने रिकमेंड करा पर्टिकुलर लॉयर को टू हिज एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ केस। देखो इधर लिखा हुआ है नॉट होल्डिंग COP। जब COP होल्ड नहीं करते एक सीनियर, देखो CA मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड एज वो किसी जगह एम्प्लॉयड है सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे, वो COP होल्ड नहीं करता है, उसने लॉयर को रिकमेंड करा है, तो ऐसे केस में वही बात आ जाती है कि आप उससे फीस नहीं ले सकते, क्लॉज 2 में फंस जाओगे। चलो, CA स्मार्ट प्रैक्टिसिंग CA वॉज ऑन यूरोप, वो यूरोप टूर में था, ठीक है, 15 से 10 दिन के लिए यूरोप टूर में गया। पर इसी बीच मैसेज वॉज रिसीव फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट रिक्वेस्टिंग फॉर स्टॉक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ड्यू टू अर्जेंसी CA स्मार्ट ने डायरेक्ट कर दिया असिस्टेंट को, जो ठीक है, हु इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, उसने बोला कि तू साइन करके तू इशू कर दे। तो आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है, पर्सन हु इज़ अ मेंबर, और पर पॉइंट ये है कि मेंबर हो और पार्टनर दोनों हो। ये तो एम्प्लॉय था तो इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते थे, मेंबर और पार्टनर को ही कर सकते हो। तो इधर मिसकंडक्ट है, देखो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। देखो क्लॉज 10 में क्या पढ़ा है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन टू साइन, वो किसी पर्सन को अलाउ करता है साइन करने के लिए, और वो पर्सन बीइंग अ पर्सन ना तो मेंबर है या ना तो पार्टनर है, पर उसको वो अलाउ करता है साइन के लिए, ठीक है। ही अलाउ एनी पर्सन टू साइन ऑन हिज बिहाफ या फर्म बिहाफ, ठीक है, वो ना तो मेंबर है ना तो पार्टनर है, ठीक है। और साइन ऑन किस पे साइन करने के लिए, बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट, सर्टिफिकेट। और CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन टू साइन, ठीक है, सच पर्सन इज अदर देन मेंबर और पार्टनर साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन फर्म बिहाफ ऑन एनी बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, तो गिल्टी है। तो इधर वो गिल्टी है क्योंकि वो मेंबर और पार्टनर होना जरूरी है, एम्प्लॉय तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन, ठीक है, इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन टू साइन, वो किसी दूसरे पर्सन को साइन करने का बोल रहे हैं। अब सच पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, और सच पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, मतलब कि सच पर्सन ना तो वो प्रैक्टिस में है या ना तो पार्टनर है। इसका मतलब ये होता है कि पर्सन प्रैक्टिस में नहीं है और पर्सन पार्टनर नहीं है, मतलब कि पर्सन का पार्टनर होना भी ज़रूरी है, मतलब और पर्सन का प्रैक्टिस में होना भी ज़रूरी है, उनको ही आप डेलीगेट कर सकते हो। तो आप इसको डेलीगेट नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ये वही है कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अब्रॉड किया है, तो उसने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, ठीक है, बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसका एम्प्लॉय है, टू टेक केयर ऑफ रूटीन मैटर्स। तो देखो ऐसा है कि CA ये एम्प्लॉय है तो इनको डेलीगेट कर सकते हैं ना। देखो साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो साइन ऑन बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, इसमें आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे। डेलीगेट इसमें सिर्फ आप मेंबर और पार्टनर को ही कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है आपको जो साइन करना है वो साइन आप बाकायदा जो है यही करेंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ में आप डेलीगेट कर सकते हो, जैसे इशू ऑफ ऑडिट क्वेरी, प्रोडक्शन सर्टिफिकेट। देखो अब इशू ऑफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, अभी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट इशू करना, तो देखो इशू ऑफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट ये आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे। बाकी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स अटेंड करना, ये सब आप डेलीगेट कर सकते हो। और ये अपन पढ़ भी चुके हैं कि ऑडिट क्वेरी, ये अपन पढ़ चुके थे किधर, ये पर्टिकुलर कि ऑडिट क्वेरी अटेंड करना, क्वेश्चनर बनाना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कैश वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन करना, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट रेज करना एंड वाउचर स्टैंपिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, तो ये सब चलेगा। तो देखो इधर ही है कि ये मिसकंडक्ट है, दूसरा मिसकंडक्ट है गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट,
बाकी ना तो पहला मिसकंडक्ट नहीं है, पहला भी मिसकंडक्ट नहीं है और तीसरा भी जो है मिसकंडक्ट नहीं है। चलो के अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ प्रोप्राइटर, ही वेंट अब्रॉड, तो उसने डेलीगेट करा, क्या क्या डेलीगेट कर दिया अपने एम्प्लॉय को कि नेटवर्क सर्टिफिकेट इशू कर, तो ये तो गिल्टी है, नहीं कर सकते। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जैसे जाने का बोला तो वो जा सकते हैं, तो दूसरे में मिसकंडक्ट नहीं है, काउंसिल ने अलाउ करके रखा है। पर पहले में इट्स नॉट अ रूटीन वर्क, तो वो गिल्टी है, ठीक है, तो वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगला, मिस्टर या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोप्राइटर है इन कंपनी का, वो 3 महीने के लिए अब्रॉड किया, और जो वाई उसका एम्प्लॉय है फॉर टेकिंग केयर ऑफ रूटीन मैटर, उसने जो है ऑडिट क्वेरी को डेलीगेट कर दिया कि इशू कर ले ऑडिट क्वेरी क्लाइंट को, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग अटेंड कर ले, तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिसकंडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये नो मिसकंडक्ट, ठीक है, और ये नो मिसकंडक्ट दूसरा भी। चलो अगला 41, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टूक ओवर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। अब आप चेयरमैन हो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के, सिंपल सी बात है, आपको स्पेशल परमिशन चाहिए क्लॉज 11 के अंदर, ठीक है। पर आपने चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई किया और बाद में आप जो है काउंसिल से परमिशन ले रहे हो, तो मिसकंडक्ट है, ठीक है। चलो, और सीए इन प्रैक्टिस जो होल्ड करता है COP, जिसका हैविंग 4 आर्टिकल क्लर्क रजिस्टर्ड अंडर हिम एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, वो फुल टाइम लेक्चरर है कॉलेज में, और वो ऑल्सो बिकम अ पार्टनर विद हिज ब्रदर इन अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ब्रदर के साथ वो किसी बिजनेस में पार्टनर भी है, ठीक है, और जो है फुल टाइम लेक्चरर भी है, तो मतलब बिजनेस से भी एसोसिएटेड है, फुल टाइम लेक्चरर भी है, तो स्पेशल परमिशन चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं ली तो गिल्टी है, ठीक है, तो ये लायबल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, ठीक है। दूसरा, CA रमन इज़ प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रजन जो उसका स्टूडेंट था वो इम्प्रेस हो गया, और उस CA रमन को कोई सी गाइडेंस चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। CA रमन ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम वो जो है स्पेयर करेगा और प्राइवेट ट्यूटरशिप देगा, 3 घंटे हफ्ते में देगा, तो 25 घंटे तक आप दे सकते हो, और स्पेशल परमिशन अगर आपने नहीं भी ली हो तो चलेगा, तो कोई मिसकंडक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलो, CA 1 प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप होल्ड करके रखी है। हाउएवर रियलाइजिंग अबाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल, ठीक है, उसने काउंसिल को अप्लाई किया 10 दिन के अंदर, तो भाई फिर भी गिल्टी है, क्योंकि तूने पहले एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप होल्ड करी है, बाद में तो अप्लाई कर रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगला, CA राज लीडिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो कंसल्टेंट है डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। देखो, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए आपको, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए नहीं चाहिए। तो वो बेंगलोर में रिसाइड करता है नियर टू XYZ कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, और जो है साथ ही साथ वो ट्रेडिंग भी करता है। अब वो ट्रेडिंग भी करता है, तो इसमें इसको अगर उसने परमिशन नहीं ली है तो ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगला, अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रोच करा CA प्रेम के पास, जो CA इन प्रैक्टिस है, फॉर डेप्ट रिकवरी सर्विसेज, ठीक है। उसने एक वर्क एक्सेप्ट किया और 2% ऑफ डेप्ट रिकवरी उसने चार्ज किया, तो ठीक है, वो चार्ज कर सकता है परसेंटेज बेसिस पे, क्लॉज 10, ठीक है। अब ये क्लॉज 10 क्या बोलता है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही चार्ज ऑफर टू चार्ज, या वो खुद चार्ज कराए, या तो अगर वो एक्सेप्ट करे, एफर्ट और एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट एनी फीस, ठीक है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कोई सी फीस एक्सेप्ट करा है विच इज़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो, या परसेंट विच इज़ कंटीजेंट ऑफ फाइंडिंग्स हो। देखो, CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा अगर वो चार्ज करा है, या ऑफर टू चार्ज, या अगर वो एक्सेप्ट करा है और एग्री टू एक्सेप्ट फीस, ठीक है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, अगर वो फीस एक्सेप्ट कर रहा है एज पर द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कि या प्रॉफिट के बेसिस पे, या कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स की जितनी फाइंडिंग्स हुई, तो कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, कंटिजेंट ऑन रिजल्ट की फाइंडिंग्स के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे फीस चार्ज करेंगे, तो गिल्टी है, एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर रेगुलेशन 192। तो रेगुलेशन में जो है FM की CD VCR पे चलाओ, ऐसा था। तो FM से फंड रेजिंग की सर्विसेज है, M से क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज है। FM की CD कॉर्पोरेट, C से है कॉर्पोरेट सोसाइटी,
ठीक है। तो रेगुलेशन 192 ने कुछ प्रेफर करके रखा है कि इन सर्विसेज के बदले में आप जो है परसेंटेज ऑफ फीस चार्ज कर सकते हो। तो ठीक है, जैसे कि फिनेंशियल फंड रेजिंग है, देखो एफएम की सीडी मतलब कि फंड रेजिंग, आप फंड रेजिंग कर रहे हो तो फंड रेज के ऊपर आप कुछ परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। फंड रेज करवाया है तो परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो कुछ आपने कुछ फाइंडिंग्स करे हो, ठीक है, उस पर आप परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। सी से है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क कर रहे हो तो आप ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनफैक्ट इसमें तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी आप जो है फीस चार्ज कर सकते हो। डेप्ट रिकवरी आता है तो डेप्ट रिकवरी के बेसिस पे। बी से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू के बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। सी से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज है, तो कितनी जो बेनिफिट है तो आप फीस चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जो है नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। फिर मिस्टर एक्स इज़ डायरेक्टर ऑफ एबीसी, तो जो एक्स है ना एबीसी का डायरेक्टर है और ड्यूरिंग द ईयर 2021 कंपनी ने अपॉइंट किया वाई को, एक्स डायरेक्टर है और वाई को अपॉइंट कर दिया, जो एक्स की ही स्पाउस है, तो अपनी वाइफ को डायरेक्टर, ठीक है, एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब वो जब ऑडिटर, तो वाई है वो ऑडिटरशिप एक्सेप्ट कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि एक्सेप्ट करा तो उधर वो ओपिनियन ही नहीं दे सकती जहाँ पे उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। तो उधर चलो ठीक है, क्लॉज 4 तो है ही है, ठीक है, साथ ही साथ क्लॉज 9 भी अटक जाएगा कि अपॉइंटमेंट करने से पहले, ठीक है, उसको फर्स्ट ये भी देखना चाहिए कि कंपनी एक्ट फॉलो करे कि नहीं करे। वो इधर कंपनी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन है, सेक्शन 141 का कॉन्ट्रावेंशन है, ठीक है। तो चलो क्लॉज 4 तो चलो तब अट्रैक्ट होता है कि आप पहले ऑडिटर बन चुके हो, ठीक है, और बाद में कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, तो ऐसे केस में आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो गया, मतलब कि ऐसे केस में क्लॉज 4 एप्लीकेबल हो जाएगा, पर इस केस में तो क्लॉज 9 ही एप्लीकेबल होगा। अगला, सी ए राजा वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वो एक राजा है जो ऑडिटर ऑफ कैसल लिमिटेड अपॉइंट हुआ है। सिंस ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट, उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, उसको अपॉइंट किया पर उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा रानी को एज एन ऑडिटर। सी, अपॉइंटमेंट को उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रानी को अपॉइंट करा एज एन ऑडिटर, तो रानी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी अपॉइंट कर सकता है जब कैजुअल वैकेंसी हो। कैजुअल वैकेंसी के लिए पहले आपका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, फिर उसका जाना ज़रूरी है। इस केस में तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा अपॉइंटमेंट, तो वैकेंसी ही क्रिएट नहीं हुई। जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ तो जाने पे वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? तो सिंस अपॉइंटमेंट ही नहीं है, मतलब वैकेंसी भी नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर ऑडिटर को अपॉइंट किया है और सामने वाले ने एक्सेप्ट करा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो इधर अपॉइंट करने से रहा, तो ऑडिटर अपॉइंट तो एजीएम में होंगे, और उसमें भी ऐसा है कि एट एजीएम अगर कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ या री अपॉइंट नहीं हुआ, जो भी है, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू, ठीक है, टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो क्लॉज 9 जो है इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है बोर्ड ने अपॉइंट किया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्लॉज 9 इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर 141 का कॉन्ट्रावेंशन है, सॉरी 141 का नहीं पर 139 सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर टी इन प्रैक्टिस वॉज अपॉइंटेड टू कैरी आउट इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर लिस्टेड विद BSE। ही फेल टू इंटीमेट हिज अपॉइंटमेंट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो भैया तूने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नहीं बताया। अ CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not communicate, if he accept a position of auditor, ठीक है, अगर उसने पोजीशन एक्सेप्ट करी है विच वॉज हेल्ड बाय अनदर, ठीक है, तो उसने पोजीशन एक्सेप्ट करी है जो पहले कोई दूसरा होल्ड करता था, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू हिम इन राइटिंग। तो उसने पोजीशन एक्सेप्ट करी है जो पहले कोई दूसरा होल्ड करता था, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू हिम इन राइटिंग, ठीक है। तो उसने पोजीशन कौन सी हेल्ड करी? इंटरनल ऑडिटर की। पहले कौन होल्ड करता था? तो पहले कोई इंटरनल ऑडिटर ही होल्ड करता होगा, तो पहले उसको कम्युनिकेट करना है, फिर जाके पोजीशन को हेल्ड करना है, एक्सेप्ट करनी पोजीशन को। पर इधर तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कोई बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अनएक्सेप्टेबल है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेटिंग, कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। तो ये रिप्लेसमेंट वाले ऑडिटर पे एप्लीकेबल है, पैरेलल पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वही क्लॉजेस एप्लीकेबल फॉर रिप्लेसिंग, कि आपने पोजीशन एक्सेप्ट करी, पहले कोई दूसरा होल्ड करता था, तो वो पोजीशन को एक्सेप्ट करने से पहले आपको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन राइटिंग में। तो रिप्लेसमेंट ऑडिटर में एप्लीकेबल होता है, पैरेलल पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजेस अ विजिटिंग कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड को यूज़ कर रहा है जहाँ पे वो डेजिग्नेट कर रहा है
बिसाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट। तो देखो यूजिंग डेजिग्नेशन अदर देन CA यूज़ करा है तो गिल्टी है, पर ठीक है। हाउएवर वन केस यूज़ दी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, या टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI, ठीक है। तो इधर क्या है कि आप ऐसा बता दो कि जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और कॉस्ट अकाउंटेंट ICAI के मेंबर हो, पर आप 2 डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर पाओगे। चलो अब प्रैक्टिसिंग CA यूजेस विजिटिंग कार्ड, जहाँ पे वो डेजिग्नेट कर रहा है बिसाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज टैक्स कंसल्टेंट और कॉस्ट कंसल्टेंट। तो CA के अलावा वो टैक्स कंसल्टेंट और कॉस्ट कंसल्टेंट भी है, तो वो नहीं कर सकता 2 डेजिग्नेशन यूज़, ठीक है। तो देखो ठीक है, देखो डेजिग्नेशन तो यूज़ नहीं कर सकता, ना तो टैक्स कंसल्टेंट की ना तो कॉस्ट अकाउंटेंट की। पर ऐसा है कि कॉस्ट अकाउंटेंट में तो एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि आप रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप, आप वो यूज़ कर सकते हो। मींस कि आप ये बोल सकते हो कि मैं CA हूँ, साथ ही साथ मैं मेंबर भी हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। पर टैक्स कंसल्टेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो वो रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी से कुछ मेरे को उपाधि मिलती है, ना तो कोई ऐसा मेंबरशिप टाइटल है, ठीक है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। तो टैक्स कंसल्टेंट कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, ये कोई टाइटल भी नहीं है जो इंडिकेट करना मेंबरशिप, और ठीक है, ना तो कोई सी डिग्री और टाइटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। तो ना तो वो नीदर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी या तो रिकॉग्नाइज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ही करा है। पर कॉस्ट अकाउंटेंट में तो जो है ये तो डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी भले ही नहीं है, पर टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप तो है। तो मेंबर्स आर परमिटेड टू यूज़ लेटर्स इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ, देखो ये इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ICAI या मेंबरशिप तो लिख सकते हो। तो सी इस तरीके से हमने जो है 30 क्वेश्चन और कवर करे हैं। अब आखिरी के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।